आज हम कंपनी विधि के अंतर्गत अंशों के अंतरण यानी ट्रांसफर ऑफ शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 44 के अनुसार अंश एक चल संपत्ति है। इस कारण उन्हें कंपनी के अंतर नियमों के अनुसार अंतरित किया जा सकता है। सामान्यतः अधिकांश कंपनियां अपने अंतर नियमों के संबंध में पर्याप्त प्रतिबंध रखती है। अंशों के अंतरण के संबंध में ये कहा गया है कि एक विशिष्ट प्रकार की चल संपत्ति है जो कपड़े की गांठ की भांति हाथों हाथ अंतरित नहीं किए जा सकते जब तक कि उनके अंतरण को कंपनी के अंतर नियमों में उल्लेख न हो। यदि कंपनी के अंतर नियमों में अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध न हो तो इसके द्वारा धारित अंशों के प्रति दायित्वों से बचने के लिए उन्हें किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर सकता है। अंश अंतरण की प्रक्रिया। अंश तथा ऋण पत्रों के अंतरण के संबंधी व्यवस्था अधिनियम की धारा 56 में दी गई है। इस धारा के अनुसार अंशों का अंतरण अंतर नियमों द्वारा निर्धारित विलेख पर यानी डीड पर लिखित रूप में होना अनिवार्य है। अंतरण लेख को अंतरणकर्ता के अंश प्रमाण पत्र के साथ कंपनी को भेजना आवश्यक है। इस प्रलेख में अंतरणकर्ता तथा अंतरिती दोनों के ही हस्ताक्षर होने चाहिए तथा वे किसी एक निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा प्रमाणित भी किया जाना चाहिए। अंतरण तब तक प्रभावशाली नहीं माना जाएगा जब तक कि कंपनी के रजिस्टर में अंतरणकर्ता के स्थान पर अंतरिती का नाम दर्ज नहीं कर लिया जाता। कंपनी द्वारा अंशों के अंतरण को पंजीकृत करने के पूर्व निम्नलिखित प्रक्रियाओं की पूर्ति करना आवश्यक है। पहला है अंतरण विलेख निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए। अंतरण विलेख अंतरक एवं अंतरिती द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए तथा उसमें अंतरिती का नाम, पता आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। तीसरा, विलेख पर आवश्यक स्टाम्प लगे होने चाहिए तथा उन स्टाम्प को चिपकाने के बाद क्रॉस कर देना चाहिए। अंतरण विलेख के साथ संबंधित अंश प्रमाण पत्र को भी भेजना जाना चाहिए। कंपनी द्वारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी द्वारा अंशों के अंतरण का रजिस्ट्रेशन करने से इनकार करना। धारा 58 में बताया गया है सामान्यतः अंशधारी को अंश अंतरण का अंतर्निहित अधिकार प्राप्त है, परंतु यदि कंपनी किसी अंश अंतरण की रजिस्ट्री करने के लिए इनकार करती है तो उसे अंतरण विलेख में अंकित तिथि अथवा कंपनी को विलेख प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि में इस अस्वीकृति की सूचना अंतरणकर्ता एवं अंतरिती को देना अनिवार्य है। ये धारा 58 में बताया गया है। अंशधारी द्वारा कंपनी को अंश अंतरण विलेख प्रदत्त कर दिया जाता है कि तिथि यदि 60 दिनों के अंदर कंपनी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उस स्थिति में अपील 90 दिनों में करनी होती है।
ऐसी अपील दायर होने पर अधिकरण दोनों पक्षकार सुनने के पश्चात अपील खारिज कर सकता है या आदेशित कर सकता है। कंपनी अंशों के अंतरण या पारेषण या यथास्थिति स्टे का अधिकरण के आदेश की दिनांक से 10 दिनों की अवधि में पंजीकरण सुनिश्चित करे। कंपनी अंश अंतरण रजिस्टर का परिशोधन करे और व्यथित अंशधारक की क्षतिपूर्ति करे। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण केस है बजाज ऑटो लिमिटेड बनाम NK फिरोदिया। इस बात में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि अंशों के अंतरण करने से इनकार करने की निदेशकों को पूर्ण शक्ति प्राप्त है, फिर भी गलत आधार पर तथा भ्रष्ट एवं दूषित उद्देश्य से अथवा मनमाने और अन्यायपूर्ण ढंग से कार्य करके अंशों के अंतरण किए जाने से इनकार करने की परिपुष्टि नहीं की जा सकती और न्यायालय इस पर विचार कर सकता है। कंपनी को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कंपनी व अंशधारियों के हित में करना चाहिए। इसके बाद में हम अंशों के समर्पण के बारे में पढ़ेंगे। सरेंडर ऑफ शेयर। कंपनी अधिनियम में अंशों के समर्पण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, परंतु प्राय अंतर्नियमों के द्वारा कंपनी के निदेशकों को अंशों के समर्पण को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त होता है। यदि कोई अंशधारी स्वेच्छा से अंशों से संबंधित सभी अधिकारों को त्याग कर उन्हें कंपनी को समर्पित कर देता है तो इसे अंशों का समर्पण कहते हैं। इसमें समर्पित अंशों का स्वामित्व तथा अधिकार कंपनी को प्राप्त हो जाता है। अंशधारी द्वारा समर्पित अंशों का समर्पण स्वीकार करने के पूर्व कंपनी के निदेशकों को कंपनी अधिकरण से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। समर्पण तथा जप्ती में अंतर। समर्पण सदैव अंशधारी द्वारा अपनी इच्छा से किया जाता है, जबकि जप्ती का अधिकार कंपनी के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अंशों के समर्पण में कंपनी प्रतिफल दे सकती है, परंतु जप्ती में कंपनी किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं देती। समर्पण सदैव अंशधारी द्वारा अपनी इच्छा से किया जाता है, जबकि जप्ती कंपनी के दबाव से की जाती है। अंशों का पारेषण ट्रांसमिशन। जब किसी पंजीकृत अंशधारी की मृत्यु हो जाती है अथवा दिवालिया हो जाता है, तब उसे अंशों का पारेषण उसके वैध प्रतिनिधि के नाम कर दिया जाता है। इस प्रकार अंशों का पारेषण उस समय किया जाता है जब किसी पंजीकृत अंशधारी की मृत्यु हो जाती है अथवा वह दिवालिया हो जाता है। इस प्रकार आज हमने अंशों के अंतरण किस प्रकार किया जाता है, अंशों के अंतरण का कंपनी द्वारा रजिस्ट्रेशन करने से इनकार करने पर क्या कार्रवाई की जाती है, अंशों का जप्ती और समर्पण में अंतर क्या है, ये डिस्कस किया। साथ में अंशों का पारेषण क्या है,
इन सभी के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।